जैसा कि आपने देखा कि ऐज़ा ने इस चीज़ से मना कर दिया और कह दिया साफ-साफ अली को कि वो उसे कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जी घर का जो माहौल बन चुका है ना, उसको देख-देख के हर कोई इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि सारी बातें इस औरत ने अपनी ही दम पे मनवा ली है और सबको मना लिया है कि वो सब कुछ वही होगा जो कुछ ये चाहेगी। फिज़ा को उसने साफ-साफ कह दिया कि अरे भई अपनी बहन को मना कर लो, ऐसा ना हो कि कल-कला मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम लग जाए। मैं तुम्हें साफ-साफ कह रही हूँ कि ऐसा ना हो मेरे हाथों से वो लड़की ज़ाया हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात के लिए काफ़ी परेशान है उसका शौहर और वो कहता है कि आखिर तुमने फिर दोबारा से अपनी बात और अपनी ज़िद को मनवा ही लिया। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? हर रिश्ते को इतने बुरे तरीके से कैसे चला सकती हो? हर दफ़ा तुम्हारा कोई ना कोई एक नया दाँव होता है। मुझे तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आखिर कब तक तुम अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ इस तरीके से खेलती रहोगी? हर वक़्त कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हो कि समझ से बाहर हो जाती है मेरी हर चीज़। जिस पर वो कहती है कि मुझे अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने आते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई किसी किस्म की फ़ज़ूल बात ना की जाए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और वैसे भी ये लड़की जो कि जुम्मा-जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इस घर में आई है, अपने आप को इस घर की मालकिन समझ रही है। मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी इस घर में औकात कोई नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी हो सके अब आप लोगों को समझ जानी चाहिए। रज़ा तो वैसे ही अपनी माँ के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ और कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, जो आपका इस घर में मुकाम है वो कोई और नहीं ले सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी वो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है आइज़ा की और आइज़ा को कहती है कि खबरदार तुमने कोई भी रिश्ता हमारे साथ रखने की कोशिश की। मैं तुम्हें साफ-साफ बता दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा उसके साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता रखा या बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे से पहले तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारे घर बैठी होगी। तो ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। ये सारी बातें बहुत पीछे रह चुकी हैं और मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये बात अब उसकी माँ तक पहुँचने वाली है और ये बात रज़ा तक तो पहुँच ही गई है। रज़ा कहता है कि आखिर आइज़ा को ये घटिया काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जिस पर फ़िज़ा उसको समझाने की कोशिश करती है कि आइज़ा इन सब घटिया कामों में अकेली शामिल नहीं बल्कि तुम्हारा भाई अली भी इन सब कामों में शामिल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये सारी बातों का सारा मुद्दा मेरे ऊपर या मेरी बहन के ऊपर ना डाला जाए। आप ये भी समझिए कि आपके घर वाले अली भी इस चीज़ में शामिल है और उसकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि अली भी गुस्से में फ़िज़ा के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ कब तक मैं इसकी सारी बातों को बर्दाश्त करूँगा और अपने दिल पे ये बात लेके बैठूँगा। जिसको सुनकर रज़ा कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे मामा को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं सोच सकते और ना चाह सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके ये बात तुम भी समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने दिल से आइज़ा का ख़्याल निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर मामा उसको पसंद नहीं करती हैं तो वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। जिस पर वो कहता है कि पसंद तो वो फ़िज़ा भाभी को भी नहीं करती, लेकिन वो इस घर में है ना, उनकी पसंद नापसंद होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करनी है, जो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ़ वही करना है। मुझे किसी बात का कोई लेना-देना नहीं और कोई परेशानी नहीं है। जिस पर उसकी माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं भई, अब उसको ज़रा सोच समझ के ये सब कुछ करना है। क्योंकि ज़्यादा देर तक उसकी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली हैं। उसको अब ये बातें सोचनी होंगी और समझनी होंगी। ये बातें जब तक वो नहीं समझ पाएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जी इस बात को उसको कौन समझाए, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बात नहीं ठहर रही है। उसको सिर्फ़ यही है कि मेरा हुक्म ना ख़त्म हो। फिज़ा को सारी बात का पता चल जाता है कि आखिर क्या तमाशा हुआ और उसकी सास ने क्या कुछ किया है। मतलब ये है कि उसकी बहन आयज़ा पे हाथ उठा के उसके दिल में और ज़्यादा मज़ीद नफ़रत उस औरत के लिए पैदा हो गई है। वो इस बात के लिए काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है और सोचती है कि आखिर कैसे ये सारे मामले को ठीक करे। लेकिन वो अपनी सास से साफ-साफ कह देती है कि देखिए आंटी, आप भी ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जब तक भी हो सके आप कब तक यानी कि अली को इस चीज़ के लिए रोकेंगी। वो इस बात के लिए नहीं रुकेगा और आपको ये बात समझनी ही होगी। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा हुआ है। जिस दिन की तुम इस घर में आई हो, यकीन मानो कि इस घर का तो तहस-नहस हो गया है। हर वक़्त कोई ना कोई मेरे खिलाफ रहता है और कोई ना कोई ऐसी बात होती रहती है, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं।
वो बात बात पर ताने देने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की घटिया हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि आखिर आप लोग चाहती क्या हो। लेकिन ये बात याद रखना कि आप लोगों की ये बात कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आयजा तो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती, ये तो मेरा वादा है तुमसे। जिस पर फिजा काफी परेशान है और आयजा को कॉल करके कहती है कि देखो आयजा, तुम अली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देती। मतलब ये है कि तुम जब भी उससे बात करने की कोशिश करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ ज़ियत का शिकार ही होगी। देखो, रज़ा भी अपने बारे में कभी स्टैंड नहीं ले सका, इस चीज़ का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। और वो उसी का भाई है और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी माँ की मर्ज़ी के बगैर करेगा। जिसको सुनकर साफ-साफ वो भी कह देती है कि रज़ा में और अली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए तुम भी ये बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो, क्योंकि तुम्हें लग नहीं रहा है कि तो तुम जो कुछ कर रही हो अपने घर को बचाने की खातिर कर रही हो। कभी मेरे बारे में भी सोचो कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन देखो, अब हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी ही होगी। ये सारी बातें बहुत पीछे रह चुकी हैं और मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये बात अब उसकी माँ तक पहुंचने वाली है और ये बात रजा तक तो पहुंच ही गई है। रजा कहता है कि आखिर आयजा को ये घटिया काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जिस पर फिज़ा उसको समझाने की कोशिश करती है कि आयजा इन सब घटिया कामों में अकेली शामिल नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई अली भी इन सब कामों में शामिल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये सारी बातों का सारा मुद्दा मेरे ऊपर या मेरी बहन के ऊपर ना डाला जाए। आप ये भी समझिए कि आप है घर वाले, अली भी इस चीज़ में शामिल है और उसकी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि अली भी गुस्से में फिजा के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मेरी माँ कब तक मैं इसकी सारी बातों को बर्दाश्त करूंगा और अपने दिल पे ये बात लेके बैठूंगा। जिसको सुनकर रजा कहता है कि तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे मामा को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं सोच सकते और ना चाह सकते हैं। और जितनी जल्दी हो सके ये बात तुम भी समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने दिल से आयजा का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर मामा उसको पसंद नहीं करती हैं तो वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। जिस पर वो कहता है कि पसंद तो वो फिजा भाभी को भी नहीं करती, लेकिन वो इस घर में है ना, उनकी पसंद नापसंद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है, जो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ वही करना है। मुझे किसी बात का कोई लेना देना नहीं और कोई परेशानी नहीं है। जिस पर उसकी माँ के भी कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया, अब उसको जरा सोच समझ के ये सब कुछ करना है, क्योंकि ज्यादा देर तक उसकी ये चालाकियां नहीं चलने वाली हैं। उसको अब ये बातें सोचनी होंगी और समझनी होंगी। ये बातें जब तक वो नहीं समझ पाएगी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जी, इस बात को उसको कौन समझाए, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बात नहीं ठहर रही है। उसको सिर्फ यही है कि मेरा हुक्म ना खत्म हो।